नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जो लोग आम आदमी पार्टी को बहुत कमजोर समझ रहे थे और कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी कहां है, आज उनको बहुत जोर का झटका लगा है जब आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले 100 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। मैं भी चौंका। मैं बहुत दिनों से आम आदमी पार्टी पर निगाह बनाए हुआ था, लेकिन मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि पार्टी इतनी जल्दी 100 कैंडिडेट का सिलेक्शन कर लेगी और टिकट डिक्लेयर कर देगी। पड़ताल भी की मैंने, कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। जितने जिलों में मैंने पूछा, पाया कि कैंडिडेट लगभग जितनी जगह मैं बात कर पाया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जितनी जगह मैं बात कर पाया, फीडबैक मिला कि कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, छवि अच्छी है, चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। कल्पना करिए क्या खेल है। दिल्ली में भी इसी तरह आम आदमी पार्टी को बहुत हल्का आंक रहे थे भाई लोग। याद कीजिए वो शुरुआत अन्ना आंदोलन के बाद, अरे ये तो आंदोलन की पार्टी है, इसको कौन पूछेगा। और जब रिजल्ट आया तो बड़े से बड़े लोगों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। आम आदमी पार्टी ने एक तरफ से झाड़ू लगा दी। दोबारा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। मुझे नहीं लगता है कि बंगाल के बाद शायद दिल्ली ही ऐसी जगह थी, दिल्ली और बंगाल, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं अमित शाह और नरेंद्र मोदी की इज्जत दांव पे लगी थी। मोदी जी ने तो शुरुआत में अरविंद केजरीवाल को AK-47 कहा, नक्सल समर्थित किया, पता नहीं क्या क्या कहा। और पिछला जो दिल्ली का चुनाव था उसमें मैं कह रहा हूं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जितनी पराकाष्ठा होती थी, भाजपा ने उन कमेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो यूपी के सह प्रभारी हैं अनुराग ठाकुर, उनका नारा तो बहुत चर्चा में आ गया था, गोली मारो डैश डैश डैश, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश। देश के गृह मंत्री ने कहा था, अमित शाह जी ने कहा था, अगर आप वोट इतनी जोर से दबाना, बटन यहां दबे और करंट शाहीन बाग में लगे। शाहीन बाग को लेकर क्या क्या ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई थी, लेकिन दिल्ली के नतीजों ने सब कुछ उल्टा पुल्टा करके रख दिया। जब उत्तर प्रदेश में लगभग 1 साल पहले संजय सिंह की एंट्री हुई तो सेम डायलॉग संजय सिंह के लिए बोले गए, अरे इन्हें कौन जानता, इन्हें कौन पूछता, क्या मतलब है, क्या अस्तित्व है, क्या कर पाएंगे। मगर संजय सिंह ने 1 साल में वो करके दिखा दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सबसे पहले काम तो मुझे लगता है ये गोरिल्ला पार्टी है, मतलब ये रणनीति बनाती है, अटैक करती है और ऐसी जबरदस्त प्लानिंग करती है कि आपको जैसे मकड़ी के जाल में मच्छर फंसता है ना, आप निकल नहीं पाते। इन्होंने देखा कि ये नाभि कहां है, रावण की नाभि कहां है, अटैक कहां करना है, और इन्होंने वहां अटैक किया जहां अटैक करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। 1 साल पहले तक योगी आदित्यनाथ जी की छवि ऐसी थी कि जिसके बारे में कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। गेरुए वस्त्र पहने हुए थे, हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर थे, दबंग थे, लोग कहते थे ईमानदार हैं, उन पे हमला करने की कोई हिम्मत नहीं करता था। संजय सिंह ने अपनी एंट्री में ही बम फोड़ दिया। एक सर्वे आया, सर्वे में कहा गया कि आप अगर क्षत्रिय जाति से खुश है तो 1 दबाइए, दुखी है तो 2 दबाइए, आपको लगता है नौकरियों में क्षत्रियों को, ठाकुरों को ज्यादा महत्व दिया, 3 दबाइए। इस तरह का जातिगत आधार का सर्वे था। हंगामा मच गया सर्वे पे। मैंने सिर्फ ट्वीट किया था, वीडियो बनाया था। मुझे एक बहुत बड़े IAS अफसर ने बुलाया रात में, मुझे बड़ा दबाव बनाया कि इसकी खबर मत छापिए, FIR हो जाएगी आपके ऊपर। मैंने कहा कर दीजिए, सर्वे मेरा नहीं है, सर्वे करने वाले नंबर डालने, मैं खबर क्यों नहीं छापूं। उस रात को 2 घंटे मुझ पर दबाव बनाते रहे, लेकिन मैंने छापी, क्योंकि कोई राजनेता कोई गतिविधि कर रहा है तो खबर क्यों नहीं छापी जाए। डर के कब तक जी के पत्रकारिता करेंगे। झेल रहे हैं हम ईमानदारी से पत्रकारिता करने का नतीजा, तरह तरह की जांच कराई जाती है, लेकिन सच तो बोलना है ना। अगर सच नहीं बोलेंगे तो हम भी गोदी मीडिया हो जाएंगे ना। पत्रकार का काम सत्ता को, उसको आईना दिखाना होता है, सत्ता की चरण वंदना नहीं करना होता है। हमने भी वही किया।
संजय सिंह के इस सर्वे ने हंगामा मचा दिया। आनंद फानन में सर्वे संजय सिंह पे मुकदमा कायम हुआ और उसके बाद 17 एफआईआर संजय सिंह पे हो चुकी। रणनीति ये थी कि योगी आदित्यनाथ जी को एक फ्रेम में ढाला जाए और ये कहा जाए कि ये जाति की राजनीति करते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन संजय सिंह ने यह बात जो कोई नहीं बोल पाया था, जिले जिले, गांव गांव, शहर शहर तक चर्चा का विषय बना दिया कि सरकार ठाकरों की राजनीति करती है, क्षत्रियों की राजनीति करती है। और यह सबसे कमजोर पॉइंट था। योगी आदित्यनाथ के जीवन का सबसे कमजोर पॉइंट यह है कि जब ब्राह्मण और क्षत्रियों के मनमुटाव की बात आती है तो योगी आदित्यनाथ जी को वो बात परेशान करती है, क्योंकि उनको लगता है ये बात तूल पकड़ेगी तो उनके राजनीतिक कैरियर पर सवाल खड़े होंगे। इसके तुरंत बाद संजय सिंह ने खुशी दुबे का मुद्दा उठाया कि आखिर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, लेकिन एक इंटर में पढ़ने वाला लड़का जिसपे कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, उसकी 3 दिन पहले व्याहता आई पत्नी को 1.5 साल से जेल में क्यों रखे हुए हैं। और खुशी दुबे का वो मुद्दा है जो ब्राह्मणों को सीधा अटैच करता है, क्योंकि ब्राह्मणों को लगता है कि विकास दुबे को आपने मार दिया, कोई बात नहीं थी, लेकिन जिसकी शादी 3 दिन पहले हुई हो, जिसके हाथों से मेहंदी का रंग भी ना सूखा हो, आप उसको 1.5 साल तक जेल में डाल दे रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो ब्राह्मण थी। यह दूसरा ट्रम्प कार्ड था। पहले जनमानस में उन्होंने फ्रेम तैयार किया कि सरकार क्षत्रिय बिरादरी का पक्ष ले रही है, फिर फ्रेम तैयार किया कि सरकार ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर रही है, और फिर एक लंबी लिस्ट उन्होंने ब्राह्मणों को दिखा दी कि ये ब्राह्मण, ये ब्राह्मण, ये ब्राह्मणों से दावा किया 500 ब्राह्मणों से ज्यादा हत्या हो चुकी है। और राजनीति का लब्बो-लुआब यह था कि पूर्वांचल में क्षत्रियों में और ब्राह्मणों में स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा रहती है, कॉम्पिटिटर हैं दोनों एक दूसरे के जातियां, टकराव होता रहता है। 14% ब्राह्मण है और यह बात मानी जाती है, ब्राह्मण जिधर खड़ा होगा, जिधर मुकरों के साथ जाएगा, सरकार उसकी बन जाती है। क्योंकि गांव के पंडित जी पे अपना वोट हो ना हो, लेकिन इतना बोलते हैं कि 20 लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। और संजय सिंह इन दोनों मकसद में कामयाब हो गए। खुशी दुबे को उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया जैसे मान लो कोई अंतरराष्ट्रीय मुद्दा हो। उनकी पार्टी के लोग गवर्नर को ज्ञापन देने चले गए, उन्होंने हाउस में उठा दिया मामला, उन्होंने जगह जगह फ्लोर पे खुशी दुबे का नाम लेना शुरू कर दिया, ब्राह्मणों के उत्पीड़न का मामला शुरू कर दिया। जब ये राजनीति शुरू हुई तो बाकी पार्टियां भी ब्राह्मण मुद्दे पर फोकस करी और सबने प्रबुद्ध सम्मेलन करने शुरू किए। संजय सिंह ने फिर एक दांव खेला और प्रबुद्ध सम्मेलन की जगह उन्होंने उसको चाणक्य का नाम दे दिया, चाणक्य सम्मेलन। कमान दे दी एक आईएएस, हरिशंकर पांडे जी रिटायर्ड आईएएस, उनको दे दी कमान। चाणक्य शब्द का प्रयोग जानबूझ के किया, राजनीति में नया शगुफा चाणक्य। चाणक्य को ब्राह्मण अपना गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं और उनकी आइडियोलॉजी को मानते हैं, तो स्वाभाविक है चाणक्य नाम सीधा ब्राह्मणों पर अटैक करता है। यह तीसरा दांव। और उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के उन बिंदुओं को देखना शुरू किया जो कमजोर थे। उनको लगा जाति के आधार पर आरोप लग गए, डेंट लग गया, अब इस सरकार की अगली ब्रांडिंग को तोड़ा जाए, और अगली ब्रांडिंग ईमानदारी की थी। बहुत मेहनत की आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, दफ्तर में घुसे, कागज निकालने की कोशिश करी, आरटीआई करी और साबित कर लिया कि कोरोना काल की पहली लहर में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। ललितपुर, झांसी, जाने कितने ऐसे जिले थे, ऑक्सीमीटर 10-10 गुने दाम पे खरीदा गया, थर्मामीटर 5-5 गुने दाम पे खरीदा गया, मास्क 20 गुना दाम पे खरीदा गया, वेंटिलेटर में घोटाले हुए, एक एक करके पर्चे खोली। यूपी का ड्रग्स कॉर्पोरेशन को सवालों में खड़ा कर दिया और साबित कर दिया कि यह भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। जब बहुत हंगामा हुआ तो ड्रग कॉर्पोरेशन की एमडी को हटाया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको फिर डीएम बना दिया गया। तब संजय सिंह ने सवाल किया कि इन बेईमानों से क्या नाता है सरकार का। उसके बाद सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था कुंभ मेला। कुंभ मेला में संजय सिंह का फिर हमला था। स्कूटर के नंबर में मिट्टी ढुलाई और तमाम करोड़ों के गोलमोल के कागज सार्वजनिक कर दिए। बता दिया कि कुंभ के मेले में भी सैकड़ों करोड़ की बेईमानी कर दी। जल शक्ति मिशन की जब बात करी तो महेंद्र सिंह जो मिनिस्टर है इतने आग बबूला हो गए, हाउस में बोले किसी की मां का दूध पिया हो तो बताओ। ये भाषा महेंद्र सिंह बोले कोई सोचा नहीं था। तो जाहिर है संजय सिंह की रणनीति काम कर रही थी।
फिर संजय सिंह ने एक दांव और चला और जब सपा से गठबंधन की बात चल रही थी उसी बीच समाजवादी पार्टी को एक तरफ करके संजय सिंह ने सभी सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लोग चौंके, पार्टी में कहां से लोग आएंगे, लेकिन तिरंगा यात्रा में जो भीड़ उमड़ रही है उसे साबित कर दिया कि संजय सिंह की ब्रांडिंग, संजय सिंह की रणनीति और संजय सिंह की चर्चाएं पर्याप्त हैं। नतीजा ये हुआ कि आज समाजवादी पार्टी चौंकती रह गई और आम आदमी पार्टी ने 100 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, ऐलान करने जा रहे हैं बिजली को लेके। जहां तक मेरा आकलन है ये होगा कि उत्तर प्रदेश में दिल्ली की तर्ज पर बिजली के रेट या तो आधे कर दिए जाएंगे या बिजली बड़ी संख्या में बिजली माफी की घोषणा होगी। और ये वो चीज है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। उन तिरंगा यात्रा में जो भीड़ आ रही है उस भीड़ का अधिकांश भीड़ वो है जो भाजपा का वोट बैंक है। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जहां लड़ेंगे, जितने दम से लड़ेंगे, नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी जिस हिसाब से रणनीति से काम कर रही है उसमें मुझे आज कहने में ये कोई संकोच नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चौथे 5वें नंबर पे चले जाए और आम आदमी पार्टी कहीं बसपा के साथ मुकाबला करती हुई नजर आए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको राजनीति से जुड़ी हर तीखी, हर सच्ची और हर अच्छी खबर बताएगा। देखते रहिए, लोगों से कहिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच बोलने की कीमत हम लगातार चुका रहे हैं, चुकाते रहेंगे, लेकिन सच बोलना जारी रखेंगे। हमारी इतनी मदद जरूर करिए कि अगर आपको लगता है हम सत्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ जाके परेशानी झेल के, उनके हमले झेल के, उनकी जांचें झेल कर अगर सच बोल रहे हैं तो हमारी इतनी मदद जरूर करिए, प्रण कीजिए। कम से कम 20 लोगों से कहेंगे कि चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका यही प्यार हमें सच बोलने की ताकत देता है। थैंक यू।